नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां पर आप हमें सुन सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी खबरें अच्छी लगती हों, तो लाइक सब्सक्राइब के अलावा हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर भी हमें कृतार्थ कर सकते हैं। अब बात करते हैं खबरों की। खबर दरअसल ये है कि आजकल दिल्ली समेत पूरे देश के अंदर जो किसानों का प्रोटेस्ट है, वो एक बार फिर से चर्चा में है। किसान पूरी ताकत से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरा उत्तर भारत इस प्रदर्शन की, इस प्रोटेस्ट की चपेट में आ चुका है। भारी जाम लग रहा है और आखिर किसान क्या मांग रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि बार-बार सरकार के आश्वासनों के बावजूद किसानों को वो नहीं मिल पा रहा है, जो किसान मांग रहे हैं। अब हम आपको यही बात समझाने के लिए हमारी ये खबर है, जिसके ज़रिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये आखिर पूरा मामला है क्या? एमएसपी सब सुन रहे हैं, लेकिन आखिर इसमें एमएसपी आखिर क्या है? किस चीज़ की ये डिमांड कर रहे हैं और सरकार इन्हें क्यों नहीं देना चाहती है? इस सब के पीछे हम आपको बताते हैं, दरअसल एमएसपी का फ़ॉर्मूला है क्या? प्रधानमंत्री जो 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों की समस्याओं के अध्ययन के लिए मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 12 सूत्री मांगों का जो समर्थन एक बनाकर भेजा था कि इन सब मांगों को किसानों के लिए किया जाना चाहिए और ये तभी किसान, जो देश का किसान है, वो पनप पाएगा। ये जो पूरा मामला था, ये जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, उस आयोग की रिपोर्ट ने ये एमएसपी की सिफारिश की थी। ये जो किसान आंदोलन है, ये देश के अंदर पहली बार नहीं हो रहा है। ये पहली बार लोगों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है। 2020 में भी किसानों ने इसी तरीके का आंदोलन कर चुके हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी इसी तरीके का आंदोलन किसान कर चुके हैं और एमएसपी की सिफारिशें करते रहे कि एमएसपी दिया जाना चाहिए। दरअसल नवंबर 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों की समस्याओं के लिए एक अध्ययन कराया था और इसके लिए कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स जिसे कहा गया और 2004 से अक्टूबर 2006 तक इस कमेटी ने सरकार को 6 रिपोर्ट सौंपी और इनमें कई सिफारिशें की थी। एमएसपी पर उन्होंने बाकायदा पूरा एक डिटेल्ड दिया, जो एमएसपी पर C2+50% फार्मूला उन्होंने रखा था। अब बड़ी बात है कि ये C2 प्लस जो 50% फार्मूला ये आखिर है क्या? हाँ, अब इसको जरा गौर से सुनिएगा। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसानों के बारे में बार-बार कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, किसानों को कुछ मिला नहीं, इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने जो किसान की फसल है, उसकी लागत का 50% ज़्यादा देने की सिफारिश की थी। इसे C2+50% फार्मूला कहा जाता है और आंदोलनकारी जो किसान हैं, इसी फार्मूले के आधार पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब इसमें आते हैं, ये सारा मामला है क्या? स्वामीनाथन आयोग ने इस फार्मूले की गणना करने के लिए फसल लागत को 3 हिस्सों में यानी कि A2 प्लस, FL और C2 में बांटा था। A2 लागत में फसल की पैदावार करने में सभी नकदी खर्चों को शामिल किया जाता है। इसमें खाद, बीज, पानी, रसायन से लेकर मजदूरी आदि सभी को जोड़ा जाता है। इसके अलावा A2 प्लस FL कैटेगरी में कुल फसल लागत के साथ-साथ किसान परिवार की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है और जबकि C2 में नकदी और गैर नकदी लागत के अलावा और जमीन का जो लीज रेंट है और उससे जुड़ी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। C2 लागत के साथ इसका 50% खर्च जोड़कर
एमएसपी देने की सिफारिश की गई थी किसानों पर, और इसी की मांग ये किसान बार बार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सरकार पर, अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार पर अनुमानित जो है वो करीब 10,000 करोड़ रुपए का सालाना ये बोझ पड़ेगा, जिसको सरकार किसानों को देने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है। हालांकि बार बार किसानों की इन मांगों को सरकार ने माना है, सरकार बार बार इनको किसानों के साथ बैठक करती है, सारी चीजें करती है, इनके जो जो लागत मूल्य है उसको बढ़ाती रही है, हमेशा चीजें इनके पक्ष में जाती रही है। लेकिन किसान बार बार इसी इसी जो फार्मूले की जो सिफारिश है उनकी मांग करते रहते हैं। और खास तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो उग्रता दिखाते हैं वो पंजाब से आए हुए जो किसान हैं, जो कहीं से भी किसान नहीं लगते हैं। ये जो किसानों का आप जो पूरा ये एक तरीके से देखा जाए, ये सारा जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो विपक्ष के अंदर पॉलिटिकली लीडर हैं वो भी गुप्त रूप से एजेंडा चलाते हुए इन किसानों को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही विपक्ष सत्ता में आता है तो इन किसानों के यही जो विपक्षी जो लोग हैं यही इनके दुश्मन बन जाते हैं। बार बार यही होता रहा है, लेकिन किसान हर बार इनसे इसी तरीके की डिमांड करते हैं। खास तौर पे अगर आपको इसको नोटिस करें तो खास तौर पे चुनावों से पहले जरूर बवाल करवाया जाता है किसानों से। किसान कहीं ना कहीं ये पूरा बवाल काटते, पूरे देश को तबाह करते हैं। लेकिन इस सारे प्रदर्शन में अगर आप देखेंगे, हमने 2022 के अंदर जो प्रदर्शन 21-22 में जो हुआ था, पूरा प्रदर्शन, पूरा जो किसान प्रोटेस्ट था वो मैंने खुद कवर किया था वहां पर। जब तक किसान थे तब तक हम वहां पर पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि जिस तरीके के प्रोटेस्ट किसान कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से विदेशों से ये फंडिंग चल रही है और देश को अस्थिर करने का कहीं ना कहीं एक एजेंडा निकाला जा रहा है। क्योंकि जो आतंकवादी संगठन थे, यानी गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा, ऐसे बहुत सारे संगठनों के लोग वहां पर गुप्त रूप से पर्दे के पीछे से पूरे आंदोलन को हैंडल कर रहे थे। इसके अलावा विपक्ष के लोग इस आंदोलन को हैंडल कर रहे थे। कई मुख्यमंत्री तब भी इसको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। जो सत्ताधारी दल, जो केंद्र में जो सरकार है उसके जो विरोध में जो लोग हैं, वो ऐसे प्रोटेस्टर को जो सपोर्ट करते हैं, पीछे से बैक सपोर्ट जो देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके का जो उग्र प्रदर्शन है वो होता रहता है। लेकिन इस सब के बीच में अगर गौर से देखा जाए, अगर सही से इसको सोचा जाए, तो जो दिल्ली के लोग हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली के टैक्स पेयर हैं या दिल्ली के अंदर जो बसेरा करते हैं, जो दिल्ली के अंदर काम धाम करते हैं, उनके जो राइट्स है कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। जब तक ये प्रोटेस्ट चलता है दिल्ली पूरी तरीके से समझा जाता है कि कैद में होकर रह जाती है। ये एक तरीके की कैद है। और आप समझिए दिल्ली के अंदर कोई पिछले 9 साल से एक भी काम नहीं हुआ है जो देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का। इसलिए दिल्ली के अंदर कई कई घंटों का लंबा जाम लगा रहता है, लोग इसमें फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस फंसी रहती हैं, सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंस, और उनमें जो मरीज जा रहे हैं उनकी जान को जिस तरीके से खतरा बना रहता है, प्रोटेस्टर उस बात को नहीं समझ पाते। हालांकि पिछले आंदोलन में 750 किसानों ने जान गंवाई थी, बहुत लंबा चला था वो किसान आंदोलन। लेकिन अभी भी जिस तरीके से ये आंदोलन लगातार उग्र हो रहा है और लगातार ये चल रहा है, अभी 16 तारीख को फिर कहा गया है कि ये 16 तारीख के लिए अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये संभव हो तो सरकारों को भी इनकी मांगों को मान लेना चाहिए, इनके प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहिए, और अगर संभव ना हो तो बिल्कुल बैठकर मना करके सख्ती से ऐसे जो प्रोटेस्ट हैं उनको कुचलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जनता है, किसी खास तौर पर दिल्ली के जो लोग हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको भी इन मांगों के, इन ये पॉलिटिकली ये एजेंडे के नी पैरों तले दिल्ली के लोगों के हकों को भी कुचल दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है। सोचिएगा कि आखिर ये सारा मामला पॉलिटिकली है, तो पॉलिटिकली और टेररिस्ट जो जो देश को अस्थिर करने वाली ताकत है, उनकी फंडिंग के बाद अगर ये मामला चलता है तो गलती किसकी है? ऐसे लोगों को सजा जरूर देनी चाहिए।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।